प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 55 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सबसे मुखातिब हूँ। प्रिय सहभागियों, अध्ययन अध्यापन की मुसलसल चल रही श्रृंखला के अंतर्गत पिछली चर्चा में हमने अनौपचारिक पत्र लेखन के दो प्रमुख प्रारूपों, प्रार्थना पत्र और संवेदना पत्र के प्रारूपों को समझने और सीखने का प्रयास किया। हमने ये जाना कि अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन और दूसरे सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों को उनका हालचाल पूछने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, सूचना देने के लिए या किसी प्रकार का संदेश देने के लिए, शुभकामना देने इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों की भाषा में थोड़ी सी ढील दी जाती है, यानी थोड़ी सी स्वच्छंदता होती है और शब्दों की जो संख्या होती है, यानी पत्र का आकार भी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाता है और इसमें मुख्य बिंदु से अलग इतर भी कतिपय बातें अंकित की जा सकती हैं। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि अनौपचारिक पत्र जो है उसके लेखन के समय हमें किन किन तथ्यों का ध्यान रखना होता है, और हमने ये बताया था, जो कि आज के इस पाठ में भी उपयोगी होगा, वो ये कि जो प्रापक है यानी जो पत्र प्राप्त करता है उसकी आयु, उसकी योग्यता, उसका पद इत्यादि ध्यान में रख करके हम इस प्रकार के पत्रों को लिखते हैं। और भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। हमने ये भी बताया था कि अगर आप परीक्षा भवन में हैं तो नाम के स्थान पर क, ख, ग या इस प्रकार के प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं। तो सीखने सिखाने के इस क्रम में उपर्युक्त श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, यानी जो अनौपचारिक पत्र है, और उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम आज अनौपचारिक पत्र के दूसरे रूपों को सीखेंगे। तो जो हमारा आज का विषय है उसमें 3 पत्र प्रमुख रूप से हैं जो हम आपको बताएंगे कि कैसे उनको लिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और उदाहरण भी देंगे। इसमें बधाई पत्र, शुभकामना पत्र और निमंत्रण पत्र। तो आज के इस पाठ से हम लोग ये सीखेंगे कि बधाई पत्र क्या है और उसका उदाहरण देखेंगे, शुभकामना पत्र क्या है उसका भी हम लोग उदाहरण देखेंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा जो है वो है निमंत्रण पत्र। तो हम लोग निमंत्रण पत्र भी जानेंगे कि वो क्या होता है और उसको उदाहरण के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बधाई पत्र पर। दरअसल आप लोग जानते हैं दैनंदिनी यानी दैनिक व्यवहार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य यानी एक प्रकार से काम होता है, वो है बधाई देना। जब भी कोई अच्छा काम पूरा करता है या पूरा हो जाता है तो उसको जो शुभ संदेश प्रेषित किया जाता है, दिया जाता है, उसे हम बधाई पत्र कहते हैं। इस कृत्य को, इस कार्य को मुबारकबाद भी कहा जाता है। तो बधाई देने की आवश्यकता क्या है और बधाई क्यों दी जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि
जब भी कोई मुश्किल काम करता है, जब कोई किसी लक्ष्य को निर्धारित करके कठिन दौर को पूरा करते हुए कामयाबी हासिल कर लेता है, तो दरअसल ये कामयाबी एक तपस्या का परिणाम होती है। उसने इस बीच बहुत सारे झंझावात झेले होंगे या समस्याओं से रूबरू हुआ होगा, तो वो सकारात्मक भाव महसूस करने लगे, यानी उस भाव से निकले। इसके लिए उसके इष्ट मित्र, साथी, संगाती उसको सकारात्मक मानसिकता में ले जाने के लिए कदाचित इस प्रकार के पत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो हो सकारात्मक मूड में आ जाता है, ऐसा माना जाता है। बधाई जो है वो विभिन्न अवसरों पर दी जाती है। इसके बहुत सारे अवसर हो सकते हैं। इसमें कुछ तपस्या के परिणाम होते हैं और कुछ स्वाभाविक प्राप्ति होती है, स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में। तो जैसे किसी जन्मदिन की बधाई, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन विवाह में जो विवाह का बंधन होता है, उसमें बंधने पर भी बधाई पत्र दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी व्यापार को शुरू करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में सफल होते हैं, तब भी बधाई दी जाती है। ये बहुत ही जटिल काम होता है। इसके बाद आप देखिए कि किसी की अगर पदोन्नति हो गई है, तब भी उसे बधाई प्रेषित की जाती है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में कोई सम्मान, पुरस्कार, अवार्ड इत्यादि पाता है, तो उसको भी बधाई दी जाती है। और पारंपरिक रूप से त्योहारों पर भी बधाई पत्र प्रेषित किए जाते हैं। तो आपने देखा कि विविध अवसर होते हैं जिस पर कि जब हम पत्र लिखते हैं और उसको मुबारकबाद देते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उसकी प्रसन्नता में सम्मिलित होते हैं, तो इस प्रकार के पत्र बधाई पत्र के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण देखेंगे इस सत्र में कि कोई मित्र अगर परीक्षा में सफल हो जाता है, तो उसको लिखे जाने वाले बधाई पत्र का क्या प्रारूप होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो लिखता है उसका पता यहाँ पर है, विवेकानंद छात्रावास, गाज़ियाबाद, दिल्ली, सेक्टर बी 987264। फिर हम दिनांक अंकित करते हैं। उसके बाद हम सीधे संबोधित करते हैं उस मित्र को, और निश्चित रूप से अगर मित्र है तो प्रिय होगा, अगर बड़ा है तो आदरणीय होगा, सम्माननीय होगा। तो यहाँ चूंकि मित्र को ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है, तो प्रिय मित्र हम लिखते हैं। उसके बाद फिर हम मुख्य विषय पर आते हैं। आप देखिए, आशा करता हूँ कि तुम कुशल होगे। सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 में सफलता प्राप्त करने और रैंक 178 हासिल करने के लिए तुम्हें हार्दिक बधाई। मैंने परिणाम सूची में तुम्हारा नाम देखा। मैं बता नहीं सकता मित्र कि मुझे कितनी खुशी हुई। तुम हमारे क्षेत्र से पहले हो जिसने इस सम्मानित परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित की है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में तुम और भी ऊंचे मकाम पर पहुंचोगे। गांव और गांव के मोहल्ले के लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। सभी को तुम पर गर्व है। तुमने मेहनत की एक मिसाल कायम की है। संघर्षरत विद्यार्थियों के लिए शर्तिया तुम प्रेरणा स्रोत बनोगे।
एक बार फिर से तुम्हारी इस सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई। अंत में हम लिखते हैं, देखिए, तुम्हारा मित्र सुशांत सिंह। तो आपने देखा कि एक कठिन परिश्रम के बाद मिली सफलता के उपलक्ष्य में ये पत्र लिखा गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अवसर होते हैं जिस पर कि बधाई पत्र लिखा जाता है या प्रेषित किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा बधाई पत्र को। अब हम लोग दूसरा जो इसका प्रारूप है, हमने इस व्याख्यान के आरंभ में ही इसकी चर्चा की थी, वो था शुभकामना पत्र। तो हम लोग अब शुभकामना पत्र पर विचार करेंगे। तो प्रिय सहभागियों, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि बधाई और शुभकामना में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये भी विशिष्ट अवसर पर प्रेषित किया जाने वाला यानी भेजा जाने वाला पत्र होता है। अंतर को स्पष्ट करने का कारण ये है कि अमूमन आम तौर पर दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। तो अंतर ये है कि बधाई जो है वो किसी मिशन या किसी कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रेषित किया जाने वाला पत्र होता है, यानी भेजा जाने वाला पत्र होता है। लेकिन शुभकामना का जो संदेश होता है वो उससे पहले ही, यानी जब आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए निकलते हैं, मिशन पर जाते हैं, तो उस समय जो आपको पत्र प्रेषित किया जाता है उसको हम शुभकामना पत्र या संदेश के रूप में रेखांकित करते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी का बोर्ड एग्ज़ाम है, वह परीक्षा देने के लिए घर से निकल रहा है। जब वो घर से निकलता है तब उसको शुभकामनाएं देते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हम दें अथवा अपरोक्ष रूप से, यानी पत्र प्रेषित करके हम उसको बधाई देते हैं। यानी शुभकामनाएं जो होती हैं वो भविष्य के लिए होती हैं, जबकि बधाई इसके बरक्स वर्तमान के लिए, आपने जब कार्य को संपन्न कर लिया। तो शुभकामनाएं कई अवसरों पर दी जाती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पर जा रहा है, तो किसी विशिष्ट मिशन के तहत लंबी यात्रा पर जा रहा है तो उसको शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं। विवाह से पहले भी शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं। विवाह भी कोई एक सहज और सरल प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त बीमारी अगर है और उसकी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन होना है, तब भी शुभकामना का संदेश प्रेषित किया जाता है। किसी प्रतियोगिता में अगर सम्मिलित होते हैं तो भी हम शुभकामना संदेश प्रेषित करते हैं। और साथ ही कुछ पारंपरिक अवसर होते हैं तो उस पर भी बधाई की भांति ही शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं। जैसे मान लीजिए नया साल आने वाला है, तो एडवांस में यानी पहले ही हम नए साल के लिए अपने इष्ट मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को शुभकामना पत्र प्रेषित करते हैं। तो आज इस सत्र में हम लोग इसी सहज और साधारण तथा पारंपरिक पत्र के उदाहरण के माध्यम से हम शुभकामना पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। नए वर्ष में अगर किसी मित्र को शुभकामना पत्र लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, आप उसका प्रारूप देख सकते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर जो प्रेषक होता है यानी जो शुभकामना देने वाला होता है उसका पता लिखते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, विंध्यपुरी कॉलोनी, मीना बाजार रोड, मिर्ज़ापुर 762309 और जनवरी 1, 2024। यानी ये तो हो गया जो पत्र भेजता है उसका पता। फिर यहाँ पर भी जो संबोधन होता है वो निजत्व के साथ होता है, यानी उसमें निजता की भावना उद्घाटित होती है। आप देखिए, अगर मित्र है तो निश्चित रूप से वो प्रिय होगा, तो इसलिए संबोधन में हम लिखते हैं प्रिय, यानी प्रिय मित्र करण। अब आप इसका मुख्य विषय देखिए, नववर्ष की मंगल बेला ने हम सभी के जीवन में दस्तक दी है। 1 जनवरी 2024 को आरंभ होने वाले इस नए वर्ष की तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपार शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नव वर्ष तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाए। इस वर्ष तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों तथा तुम्हें सफलता का उच्च शिखर प्राप्त हो। मुझे याद है कि पिछले वर्ष हम दोनों ने मिलकर नए वर्ष का उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। उम्मीद करता हूँ यह वर्ष हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना तथा उन्हें भी नव वर्ष की मंगल कामनाएं देना। हम सभी के लिए यह वर्ष आनंदमय और खुशियां प्रदान करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ मित्र, तुम्हारा परम मित्र जय चक्रवर्ती। तो आपने देखा कि एक बड़ा ही पारंपरिक अवसर है और उस पर बड़े ही सहज रूप से निज के भाव से यह पत्र प्रेषित किया जा रहा है। आपने देखा कि इसमें आने वाले वर्ष के लिए, जैसा कि हमने बताया, वर्ष अभी शुरू हुआ है या होने वाला है, उसमें कौन कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जिसकी आपका हितैषी, आपका इष्ट, आपका मित्र आपके लिए कामना कर सकता है कि ऐसा हो। तो उसके लिए यह जो प्रारूप है शुभकामना पत्र का, आपने देखा आपके सामने है। तो आशा है कि आपने ये जो प्रारूप है इसको उदाहरण के द्वारा समझ लिया होगा और इसी के आधार पर अभ्यास के माध्यम से, यानी स्व अध्ययन के अंतर्गत अभ्यास के माध्यम से दूसरे अवसरों पर भी जो शुभकामना संदेश प्रेषित किए जा सकते हैं उनका अभ्यास करके आप सीखेंगे। अब हम आते हैं जो तीसरा प्रारूप होता है जिसका हमने उल्लेख किया। यद्यपि बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन समय की सीमाओं को ध्यान में रख करके हमने इस पाठ में 3 पत्रों को चुना था। तो जो तीसरा पत्र है हमारे सामने वो है निमंत्रण पत्र। अब आप लोग जानते हैं कि निमंत्रण का अर्थ क्या होता है, यानी बुलावा, दावत या न्योता देना। तो साधारण रूप से जो न्योता होता है या किसी विशिष्ट अवसर पर जब आपको बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, तो इस प्रकार के पत्र को हम निमंत्रण पत्र की श्रेणी में
परिगणित करते हैं। ऐसे पत्र जो हैं वो निमंत्रण पत्र कहलाते हैं। घर पर होने वाले विवाह समारोह अथवा किसी ने नया घर बनवाया हो और उसका गृह प्रवेश हो, कोई जन्मदिन का अवसर हो, यानी किसी के परिवार में अगर जन्मदिन मनाया जा रहा है, और भी संस्कार होते हैं, जैसे किसी बच्चे का मुंडन संस्कार हो रहा हो, उत्सव के अवसर पर जब विशिष्ट रूप से घरों में परिवार में उत्सव मनाया जाता है, किसी संस्था के द्वारा उत्सव मनाया जाता है, तब भी निमंत्रण पत्र लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रतिष्ठान का अगर उद्घाटन हो रहा है, और हमने बताया कि संस्था में जैसे विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तब भी निमंत्रण पत्र लिखा जाता है और उसे प्रेषित किया जाता है। इसके साथ साथ कतिपय कुछ बड़े अवसर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के अवसर होते हैं, तो उनके उपलक्ष्य में भी, यानी उसको जब कार्यक्रम के द्वारा मनाया जाता है तो उसमें भी निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य हो, गणतंत्र दिवस हो, तो अतिथियों को विशेष रूप से निमंत्रित किया जाता है ताकि वह लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करके उसमें सम्मिलित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निमंत्रण पत्र का अर्थ किसी कार्य उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक किया गया आग्रह होता है, बुलावा होता है, न्योता होता है। निमंत्रण पत्र देने के विभिन्न ढंग होते हैं। तो आजकल तो आप देखते हैं कि इस प्रकार के पत्रों का प्रेषण अधिकांशतः इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो हम इंटरनेट यानी जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी हमको पत्र लिखना होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के पत्रों को हम लोग छपवाते भी हैं, प्रिंट भी करवाते हैं, और विभिन्न प्रकार के समारोहों में भिन्न भिन्न अवसरों पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण पत्र प्रेषित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार इसको प्रिंट करवा लिया तो फिर आसानी होती है, समय की बचत होती है, आपको जाना नहीं होगा, आप उससे बचेंगे। तो एक ये है बड़ा ही पारंपरिक अवसर होता है और उस पर निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं। कहने का आशय यह है कि यद्यपि व्यक्तिगत स्तर पर भी निमंत्रित किया जाता है, लेकिन आम तौर पर इस प्रकार के पत्र सामूहिक रूप से ही लिखे जाते हैं, यानी एक ही विषय वस्तु को तैयार करके उसको आवश्यकता अनुसार अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए हम लोग, स्कूल है, उसकी स्थापना का दिन है, उसके उपलक्ष्य में एक निमंत्रण पत्र का प्रारूप देख करके सीखते हैं उसके माध्यम से। तो यहाँ पर निमंत्रण पत्र का जो प्रारूप है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम एक शीर्षक जो होता है देते हैं उस कार्यक्रम का। आप देखिए कि अंधेरे से उजाले की ओर, गांधी स्कूल, है ना। फिर उसके बाद निमंत्रण पत्र। अब इसमें संबोधन में चूंकि एक ही विषय बहुत सारे लोगों तक प्रेषित करना होता है, तो हम जब सामूहिक आधार पर या सामूहिक अवसर पर इस प्रकार का पत्र लिखते हैं तो उसमें कोई निश्चित संबोधन नहीं देते हैं, बल्कि निमंत्रण पत्र में जो हमारा कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत हम सीधे सीधे कर देते हैं। आप उदाहरण देखिए,
5 सितंबर 2020 को गांधी स्कूल अपना 16वां स्थापना दिवस मना रहा है। सामाजिक सरोकारों से गुंथे अनेक भले नागरिकों ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शाम को चलने वाले इस स्कूल को अपने हर तरह के सहयोग से सींचा है। अपनी सीमाओं के भीतर तमाम प्रयास करते हुए गांधी स्कूल टीम ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ बच्चों के लिए बेहतर सपने रचने और उच्च आदर्शों को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। गांधी स्कूल के 16वें स्थापना दिवस पर 5 सितंबर को सायं 5:30 पर सेक्टर 4 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के तिकोने पार्क में आप सादर आमंत्रित हैं। तो आपने देखा कि बड़े ही सहज और उपयोगिता उद्देश्य को रेखांकित करते हुए मुख्य विषय आ गया है। इसके बाद हम जो भी कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा लिखते हैं। आप देख सकते हैं कार्यक्रम नाटक, इसमें लिखा है 2 कौड़ी का खेल। इसके निर्देशक का नाम भी निर्दिष्ट है, कृष्ण कुमार। लोक नृत्य पार बन्या दो बहना चुपकी चुनरिया, गीत अमन के हम रखवाले सब एक हैं, एक हमारी और एक उनकी। इसके बाद फिर हम लिखते हैं आपकी प्रतीक्षा या आपका इंतज़ार रहेगा, इत्यादि इत्यादि। जो भी मौजूद शब्द हैं, जो भी उचित शब्द हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। फिर हम निवेदक गांधी स्कूल टीम और इसके बाद हम मुख्य अतिथि का भी जो उसकी अतिथिगण हैं, जो कि दर्शकों के यहाँ उपस्थित जनों के आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं, तो उनका भी नाम होना चाहिए। दीनदयाल सिंह चौहान। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है? शंभुनाथ पांडे। अंत में संयोजक, इस कार्यक्रम का संयोजन कौन कर रहा है? तो आप देखिए, स्कूल टीम। और स्कूल विभिन्न टीमों में विभक्त किया जाता है, हाउस होते हैं या कोई भी उसका एक पार्ट अंग होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो संयोजक के रूप में उल्लेख किया गया है वो है गांधी स्कूल टीम 2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक पारंपरिक निमंत्रण पत्र आपको अभ्यास के लिए, समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे अवसरों पर भी कैसे निमंत्रण पत्र लिखा जाए, आप लोग स्वाध्याय के अंतर्गत अभ्यास के माध्यम से इसे सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 विषय हमने निर्धारित किए थे प्रस्तुत व्याख्यान के लिए, वो विषय पूर्ण होते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की ये जो चर्चा आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत की, पाठ प्रस्तुत किया, इसमें जो भी विषय था उसको आप लोगों ने निश्चित रूप से आत्मसात किया होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि यह विषय आप लोगों के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुआ होगा। तो सदैव की भांति, यानी प्रत्येक हम सत्र में, व्याख्यान में या पाठ के अंतर्गत एक क्रियाकलाप रखने का प्रयत्न करते हैं, वो होता है आपके स्वमूल्यांकन का। तो हमने यहाँ भी रखा है, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने व्याख्यान संख्या 54 का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले का उत्तर सा, दूसरे का सा, तीसरे का बा, चौथे का सा और 5वें का दा। और अब अंत में प्रश्न प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है,
आपके मित्र ने परीक्षा में टॉप किया है, इस अवसर पर आप किस प्रकार का पत्र लिखेंगे? विकल्प अ शिकायती, विकल्प ब सांत्वना, सा आवेदन और द बधाई पत्र। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए अगले हफ्ते आपका विवाह है, इस अवसर पर आप अपने मित्र को कौन सा पत्र भेजेंगे? विकल्प अ निमंत्रण पत्र, ब बधाई पत्र, सा शुभकामना पत्र, द संपादकीय पत्र। तीसरा प्रश्न है, मिशन पर जाने से पहले पिताजी को भेजा गया पत्र कहलाएगा? विकल्प अ सांत्वना पत्र, ब शुभकामना पत्र, सा शोक पत्र, द व्यावसायिक पत्र। प्रश्न नंबर 4 प्रस्तुत है, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र और निमंत्रण पत्र की प्रकृति है अ अनौपचारिक, ब औपचारिक, सा दोनों प्रकार की, द इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, शुभकामना और बधाई में अंतर है? अ एक सफलता मिलने से पहले, दूसरी सफलता मिलने के बाद दी जाती है। ब शुभकामनाएं भविष्य के लिए होती हैं, जबकि वो बधाई वर्तमान के लिए। दोनों विकल्प सही हैं और अंतिम द दोनों ही विकल्प गलत हैं या सही नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप, उम्मीद है कि इस पर विचार करेंगे और इसके उत्तर को तलाश करने का प्रयत्न करेंगे। अब हम लोग यहीं इस व्याख्यान का अंत करते हैं। आप लोग आरंभ से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।